हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी माध्यम में आपका स्वागत है। आज देखते हैं 5वां चैप्टर। देखते हैं क्या हम लोगों ने पढ़ लिया था। शुरुआत में हम लोग क्या पढ़ा था? पहले आंखें टक थे, हंटर गैदरर थे। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए थे? नगरीय सभ्यता के बारे में पढ़ा, जिसमें हड़प्पा सभ्यता का नाम हमने देखा था, हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसके बाद हमने धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में, धार्मिक चीज़ों के बारे में पढ़ा, जिसमें इंडस सिविलाइजेशन था। वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा। अब देखेंगे हम जनपद वगैरह के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उनके नाना जी ने उसे जल्द में ही समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने? लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? हमने अध्याय 4 में पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़ों को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। उसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ता। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, उन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ये पूरी कहानी अगर देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में जो सोसाइटी था, उसमें समाज क्या था? अलग अलग 4 वर्णों में बटा था। 4 वर्ण थे। 4 वर्ण में ब्राह्मण थे, जो उनका काम क्या था? शिक्षा व धार्मिक अनुष्ठान। सबसे ऊपर ये वर्ण थे ब्राह्मण, धार्मिक अनुष्ठान करना। और दूसरे नंबर पर इसमें क्या होता था? पुरोहित इसी में से चुने जाते थे, पुरोहित। और दूसरे नंबर पे आते थे क्षत्रिय। इनका काम क्या होता था? युद्ध और लोगों की रक्षा करना।
और माना ऐसा संभवतः ऐसा होता था कि पुरोहितों का चुनाव क्षत्रियों ही द्वारा ही होता था। और तीसरा आते थे वैश्य। इनका कार्य 3 था: व्यापार, पशुपालन और कृषि वगैरह इनका काम था। कृषि। और चौथा जो था ये शूद्र था। इनका क्या था काम? सेवा करना, तीनों वर्णों की सेवा करना। ये ऐसा होता था। इस तरह से वर्ण विभाजन था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआत में जब ये वर्ण विभाजन था, शुरुआत में देखा जाए वर्ण विभाजन कर्म के आधार पर था, लेकिन बाद में इसको जन्म के आधार पर कर दिया गया। जन्म के आधार पर, इसके आधार कर्म के आधार पर था, तो उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। अब क्या है, भेदभाव देखने को मिलने लगा, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलने लगा। और इस हद तक भेदभाव होने लगा जब कभी अनुष्ठान होते थे, अनुष्ठान होता था, तो उस अनुष्ठान में शूद्र शामिल नहीं होते थे। ऐसे ही आप एक अनुष्ठान हम आगे पढ़ेंगे, जैसे वाजपेयी यज्ञ होते थे, राजसे यज्ञ होते थे, राजसू यज्ञ होते थे, जिसमें हम 6वीं क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। इसमें कौन से यज्ञ के बारे में दिया गया? अश्वमेध यज्ञ के बारे में दिया गया। अश्वमेध यज्ञ के बारे में दिया हुआ है, जिसमें इसमें क्या होता था कि अश्वमेध यज्ञ के बारे में राजा अपने घोड़ा को अगर छोड़ देता था तो जहां तक वो जाता था उसको रोका नहीं जाता था। अगर रोक रहा है, अगर राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, कोई शासक अगर इनका घोड़ा विचरण के लिए कहीं जा रहा है, तो वहां का अगर कोई राजा उसको रोकता है, दूसरा राजा इसको रोकता है, तो उससे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना होता है। अगर नहीं रोकता है तो मान लिया जाता है कि ये राजा शक्तिशाली है, और जब ये अश्वमेध यज्ञ करता है तो ये राजा क्या करता है? उपहार ले आता है, इनको उपहार ले आता है देने के लिए। और ये क्या है, यज्ञ में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि ये पूरी प्रक्रिया को ये राजा देखता है, यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को। तो ये है, इसमें बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को हम देखता है बस। आगे देखते हैं। जनपद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनपद महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं, अभी देखेंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। जनपद क्या था? पहले हम लोग देखे थे कबीले के बारे में, यानी बहुत सारे कबीले मिल करके क्या थे? जनपद निर्माण होता था। और बहुत सारे लोग मिल करके क्या था? महाजनपद बनता था, महाजनपद। तो ये जनपद थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में
हैं। महाजनपद। महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। कुछ हम दिखाते हैं कुछ जनपद महाजनपद के बारे में बताए। जैसे मगध। मगध ऐसा तो बहुत शक्तिशाली माना जाता था। और इसके बाद राजगिरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट चीजें बता दी। यहाँ हस्तिनापुर आ गया का जनपद। ये गंधार है, तक्षशिला है, अवंती है, उज्जैन है, कौशाम्बी है, वैशाली, ये वज्जी है। वज्जी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है यहाँ पे, देख लिए। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अर्थात उनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंट पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधन की आवश्यकता पड़ी होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के, जिसको हम पंचमार्क कॉइन्स भी कहते हैं, के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, ठीक है। बता दें आपको, जो ये मगध था, मगध बहुत ही शक्तिशाली था। मगध बहुत शक्तिशाली था। यहाँ पे आगे चल के हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे ये शक्तिशाली था क्योंकि आसपास के जितने जनपद थे इसको हरा दिए थे। और आगे चल के हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ। साम्राज्य, उसका नाम था मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य, जिसका राजा हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य, जो बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। ये है वैशाली आपकी, हमने बताया था आपको, ये वैशाली है जो यहाँ पर गणतांत्रिक व्यवस्था हुआ करता था। लोगों के द्वारा यहाँ चुनाव होता था, लोगों के द्वारा। जहाँ जैसे हम यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे लोगों के द्वारा चुनाव होता था। गणतंत्रीय व्यवस्था था। कई सारे जनपद मिलकर के अपना चुनाव करते थे। आगे देखते हैं। कौशाम्बी किले की दीवार, ये है कौशाम्बी किले की दीवार। यह आधुनिक चित्र उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण लगभग संभव 2500 साल पहले हुआ था। कर, अभी हम उसके पहले पढ़े थे। एक काल में जब कबीला हुआ करता था तो वहां पर चीजें आनुवंशिक नहीं थी, योग्यता के आधार पर होता था। चीजें योग्यता के आधार पर होता था। वहां पर क्या था, राजा मतलब सेना, अस्थाई सेना नहीं रखते थे, लेकिन अब कुछ अस्थाई सेना रखने लगे थे जब राज्य स्थापित होने लगे। जैसे एग्जाम्पल में मगध का हमने पढ़ा, बहुत शक्तिशाली था, राज्य था। जिसे सिकंदर महान भी इसको जीत नहीं पाया, पीछे हट गया बड़ी सेना की वजह से। कर देखे, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। मान लीजिए कोई राज्य स्थापित हो गया, साम्राज्य,
अभी मान लीजिए वर्तमान समय में अगर सरकार है हमारे, तो अपने घर से तो थोड़ी ना पैसे ला करके कोई आधारभूत ढांचा तैयार कर रही है या फिर कोई सुविधाएं दे रही है। ये पैसे इनको कहाँ से मिल रहा है? टैक्स। हम आप टैक्स देते हैं, उससे जो लेती हैं और आधारभूत संसाधन या योजना के माध्यम से लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो वैसे ही उस समय कर की व्यवस्था, प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। बड़ी सेना को रखने के लिए उनको भी तो वेतन देना पड़ता था। तो इसके लिए सरकार क्या करती थी, वहां के शासक कर वसूलने लगे। किस पर कर लगाए जाते थे? फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, जो कृषक वर्ग थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां भाग कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। भाग किसको बोलते थे? भाग एक प्रकार का टैक्स था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से कर किसको देना पड़ता था? कर वैश्य को देना पड़ता था। सबसे ज्यादा कर का भार वैश्यों पर था, क्योंकि ये क्या थे? कृषक वगैरह कृषि करते थे, व्यापार में यही थे। पशुपालन भी यही करते थे, तो इसलिए कर का बोझ इन पर ज्यादा था। और ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण कर के दायरे में नहीं आते थे, कर मुक्त थे। ब्राह्मण कर मुक्त थे। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ी। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास, दासी और भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। पहले हमने क्या पढ़ा था? लकड़ी के हल मिले थे। हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था, लकड़ी के हल मिले थे। यानी हड़प्पा सभ्यता में लोहे का साक्ष्य नहीं मिला था। यहाँ तक आते आते अब हम लोहे के हल का प्रयोग करने लगे। अभी वर्तमान में अभी देखिए, आप अपने घर में या फिर किसी भी जगह पर लोहे की चीज को हटा दिया जाए तो कोई बड़ी इमारतें नहीं बन पाएगी। बड़ी इमारतें या कोई बड़ा हथियार नहीं बन पाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है लोहे की चीजें। उस समय लोहे की हल फाल बनने लगे तो क्या हुआ, कठोर जमीन जो थी उस पर भी खेती करना आसान हो गया जुताई करके। और पहले क्या था कि धान के पौध का रोपण शुरू नहीं हुआ था। अब पौध का रोपण जैसे आज के समय में रोपण करते हैं, इस टाइम में भी रोपण करना स्टार्ट हो गया था। पौधे तैयार होते थे, उसके बाद रोपाई की जाती थी। और आगे देखते हैं मगध के बारे में। मगध जो वर्तमान में बिहार में पड़ता है, बिहार और झारखंड। स्पेशली बिहार में पड़ता है, झारखंड का कुछ भाग आता है यहाँ पे। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था।
यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें जो आज भी हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजाशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना, को राजधानी बनाया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंचा। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल सेना, रथ, हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। मगध देखा जाए तो मगध वर्तमान में बिहार में पड़ता है। मगध जो बिहार को ही उस समय मगध के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। पाटलिपुत्र यानी वर्तमान में पटना। ये क्या था, ये क्यों इम्पोर्टेंट, इतना समृद्धि का शक्तिशाली यहाँ के राजा क्यों हुए? क्योंकि योग्य शासक हुआ यहाँ पर। सबसे योग्य शासक हुए। कौन कौन से थे? बिंबिसार सबसे योग्य शक्तिशाली, और अजाशत्रु जैसे शासक हुए। और इसका एक और कारण था ये इम्पोर्टेंस का, भौगोलिक अवस्थिति। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या था इसमें? यहाँ पर गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। और दूसरा क्या था, इससे यातायात अच्छा होता था। यातायात महत्वपूर्ण। जल महत्वपूर्ण था, जिसमें सिंचाई वगैरह आसानी से की जा सकती थी, कृषि वगैरह, तो इसलिए महत्वपूर्ण था। वहां पर जंगल भी था, बड़ा सा जंगल, जहां पे हाथियों को लाते थे और उसको प्रशिक्षित करते थे। और लकड़ी वहां पर्याप्त मात्रा में मिलती थी, जिससे हम कई सारी चीजें तैयार कर सकते थे जंगलों की लकड़ियों से। और इससे भी इम्पोर्टेंट यहाँ महत्वपूर्ण क्यों था मगर, यहाँ पर लौह अयस्क की खदान थी। लौह अयस्क था यहाँ पर बड़ी मात्रा में, जहाँ से अच्छे हथियार वगैरह मिल जाते थे। इसका भौगोलिक अवस्थिति बहुत इम्पोर्टेंट थी। और यहाँ के शासक योग्य हुए, इसलिए शक्तिशाली हुआ। और ये भी माना जाता था कि जो भारत है अपना प्यारा भारत, ये जो सिकंदर था यहाँ का एक मैसेडोनिया का शासक था। यहाँ पे मैसिडोनिया का शासक था सिकंदर। ये पूरा आधा यूरोप जीत लिया था। इधर आधा एशिया को जीत लिया था, वर्तमान में फ्रांस वगैरह। और जब इधर की तरफ आया, भारत की तरफ, तो यहाँ पे आपको तो पता, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां थी। और जब यहाँ मगध की तरफ ब्यास नदी तक इसने आ चुका था, लेकिन इनकी जो सैनिक थी हिम्मत नहीं किया कि मगध पर भी आक्रमण करे मगध। तो सेना वापस चली गई। एक अपने सेनापति को, यहाँ का जो हिस्सा था वो अपने सेनापति को दे दिया, सेनापति के हवाले कर दिया। आगे देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? कौन था? मगध था, अभी हमने पढ़ा, सर्वाधिक शक्तिशाली था। महाजनपदों से गढ़ संघ
अल्पत्र का पहचानिए। संघ कौन था? वज्जी था। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था और उनके नजदीक ही वज्जी राज्य था। उसके नजदीक वज्जी राज्य, जिसकी राजधानी कौन थी? वैशाली। वैशाली बिहार में। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेती थी। स्त्रियां, दास, कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेती थी। चलिए वज्जी के बारे में पढ़ते हैं। प्रश्न तो पहले ही देख लिए। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उनके नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली, बिहार। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते हैं। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में अध्याय 6 में हम लोग पढ़ेंगे, बुद्ध और महावीर के बारे में, दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्जी संघ, यह वर्णन दीघनिकाय से लिया गया है। ये दीघनिकाय क्या है? दीघनिकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिनमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। दीघनिकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ये अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वशकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन, उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी में महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांव में चैत्य का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। वज्जी तब तक उन्नति पर रहेगा अगर ये सारी चीजें करते रहे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इनके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में हम आगे अध्याय 10 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने किस राज्य की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया कि वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। यह भी हमने पढ़ा है। बताइए कौन था? मगध। देखिए मगध से कितना क्वेश्चन आ चुका है और एनसीईआरटी में सीधे सीधे इसका आंसर दिया हुआ है। अगर अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लें तो हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।